Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. I am Manvendra Singh Mangat and we are studying the public administration. और आज की क्लास में हम मुलाकात करेंगे द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर वुडरो विल्सन. जानेंगे इनके व्यूज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनका क्या योगदान है और योगदान इतना कि इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खिताब से नवाजा गया है. इससे पहले कि इनके व्यूज़ की तरफ चलें, इनके योगदान की तरफ चलें, ज़रा मुलाकात कर लेते हैं विल्सन साहब से. आखिर कौन है, कहाँ से आए हैं और लाइफ में क्या क्या इन्होंने किया है. ही वॉज बॉर्न एट सेंटन, वर्जीनिया, USA. ही स्टडीड पॉलिटिक्स, लॉ एंड गवर्नमेंट. खासकर इनकी स्टडी वाले पोर्शन को ज़रा जहन में रखेंगे कि किस एकेडमिक फील्ड से आते हैं. देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ इन 1882 एट अटलांटा. और जब वकालत में मन नहीं लगा तो वापस अध्ययन के क्षेत्र की तरफ मुड़ते हैं और इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और वहां पर PhD कंप्लीट की इन 1886 इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी पहली किताब लिख चुके थे जो कांग्रेशनल गवर्नमेंट के टाइटल से छपी थी. देन ही मूव टू टीचिंग एरिना और ब्रायन मावर कॉलेज फॉर वुमेन में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया. 1885 से 88 तक यहाँ पढ़ाया. उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर ज्वाइन की, जहाँ पर ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी अपॉइंट हुए. जैसे हमारे यहाँ VC होते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है. और वहाँ पर 1902 से 1910 तक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ये रहे. और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए. ना सिर्फ सिलेबल रिफॉर्म लेके आए हैं, मतलब सिलेबस के अंदर चेंज किया गया है, बल्कि बहुत सारे टीचिंग स्टाइल्स को लेके नए नए एक्सपेरिमेंट, जिसका इफेक्ट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के ऊपर आता है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन लेटर ईयर्स इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द ग्लोब. नाउ इसके बाद ये मुड़ते हैं सियासत की तरफ और गवर्नर बनते हैं न्यू जर्सी के 11 से 13 तक और फिर सीधा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विच इज कंसीडर्ड एट टाइम दैट 1913 से 1921 तक ये 28वें प्रेसिडेंट के तौर पर स्थापित रहे अमेरिका के अंदर. और इनको 1919 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है लीग ऑफ नेशंस के बनाने में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका की वजह से. सो करियर ग्राफ बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं. लेकिन फिर भी अगर तोड़ के देखें तो पहले एक वकील के तौर पर, फिर एक PhD स्कॉलर, फिर एक टीचर और खासकर टीचिंग के अंदर ही यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर, एंड देन सियासत. तो एक लंबा करियर ग्राफ और इसी के दौरान इनका सेमिनल वर्क ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी आज हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं. अच्छा, इसके अंदर हमने ये इतना सारा इंफॉर्मेशन क्यों याद किया? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें और खासकर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए. देखिए, हमारे पेपर 1 के अंदर थिंकर एक प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं, तो बहुत सारे थिंकर्स के अंदर पढ़े जाएंगे. तो किसी भी थिंकर की जो थियरी है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थिंकर के बारे में पता होना चाहिए. वो खुद किस फील्ड से आते हैं, क्या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो थियरी है, ये उनके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पर है या एकेडमिक एक्सपीरियंस पर है, या कोई उनका वर्क प्रोफाइल ही ऐसा था कि वर्क प्लेस पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी वजह से थियरी लिख दी है. और खासकर उस सारे समय में हो क्या रहा है, आसपास की घटनाएं किस तरह से हो रही हैं. जैसे बाकी थिंकर्स हम पढ़ेंगे तो कोई 20th सेंचुरी के टर्न पर अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पूरे पीक पर अमेरिका के अंदर पहुंच रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं. तो उनसे, उन सारी घटनाओं से हमें उस थिंकर की थियरी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है. और कई बार इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं UPSC के अंदर, स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर, कि भाई बताइए पर्टिकुलर समय में इस तरह की चीज़ें क्यों इस्टेब्लिश की गई. वो क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट ये है. मैं कहना ये चाहता हूँ कि रेट्रोस्पेक्ट में जाकर किसी भी अथॉरिटी की जो थियरी है उसको क्रिटिसाइज कर देना, खारिज कर देना, कमियां निकाल देना बहुत आसान होता है. और खारिज कर देना तो सबसे आसान काम है. लेकिन उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके प्रॉपर क्रिटिकल एवोल्यूशन के लिए हमें उस दौर की काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और घटनाएं क्या घट रही थी. खुद उस अथॉरिटी का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए. जैसे आज तो बड़ा एक चलन है ना कि नेहरू साहब को हर इंडिया की किसी प्रॉब्लम के लिए आप ब्लेम कर दें, सीधा गाली देने लग जाए कि ये समस्या भी नेहरू साहब की वजह से है. मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तो ये हाल है कि हमारे घर के बाहर अगर सड़क में खड्डा भी खुदा है तो भी लोग नेहरू साहब को गालियां देने लग जाते हैं. लेकिन क्या नेहरू का क्रिटिकल एवोल्यूशन जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्या वो सिर्फ उनके एक चाइना डिबैकल की वजह से या कश्मीर के डिसीजन की वजह से हो सकता है? पर उस वक्त हमें बाकी तमाम जो घटनाएं चल रही हैं भारत के सामने, जो बड़ी
चुनौतियां खड़ी हैं। कोई एक ही काम तो नहीं हो रहा था ना, सिर्फ चाइना से बात थोड़ी चल रही थी। वो चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड पर मद्रास जल रहा हो, देश सिविल वॉर की तरफ जा रहा हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स, तब हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, तब हम किसी भी थियरी का, किसी अथॉरिटी का प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो बाकी थिंकर के साथ भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे और जहन में रखेंगे इस चीज को। ओके, नाउ वी मूव टू के इनका आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि इन्होंने एक एसे पब्लिश किया था टाइटल्ड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, एक मैगजीन समझ लें, एक जर्नल समझ लें आप, अमेरिका के अंदर छपता था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई जर्नल्स, कोई आर्टिकल वो पब्लिश किए जाते थे। तो उसी में इन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया, लिखा उसके अंदर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहां से वो सारी खोज पड़ताल शुरू होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे लिखने के पीछे इनकी वजह क्या थी, या यूं कहें परेशानी क्या थी विल्सन की। परेशानी दो तरह की थी। एक, विल्सन उस वक्त के कॉन्टेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बहुत प्रभावित थे, और उसमें भी दो, कि एक स्पॉइल सिस्टम जो यूएसए में चल रहा है लेकिन ठीक नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंस और फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले स्पॉइल सिस्टम, ये आज भी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में होता यह है कि जब प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ऑफिसर्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसी कहावतें हैं अमेरिका के अंदर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एंटर्स इन द ऑफिस with entire administration and leave the office with entire administration। और वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर है ऑफ अपॉइंटमेंट। ना सिर्फ वो अपने सेक्रेटरी हैंडपिक कर सकते हैं, बल्कि जितनी भी फेडरल इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं वहां पर पर्सनल्स को एम्प्लॉय करने की, अपॉइंट करने की पावर ये प्रेसिडेंट के पास होती है। तो एक तो ये स्पॉइल सिस्टम चल रहा है। मतलब इस पर ये कहा विल्सन साहब ने कि मेरिट पे तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो तो प्रेसिडेंट के लॉयल हैं। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है ये बड़ा सेरेमोनियल टाइप का होता है। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, और खुद प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो उनको कॉर्पोरेट्स का भी चाहिए, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स का चाहिए, कॉमन पर्सन्स, इस तरीके से हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर स्पॉइल सिस्टम इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि आप बार्टर बैक करते हैं। इन स्पॉइल सिस्टम अथॉरिटीज बार्टर्ड विद द लॉयल्टी। तो प्रेसिडेंट किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर किसी की अपॉइंटमेंट करते वक्त उसकी मेरिट से ज्यादा, डोमेन एक्सपर्ट से ज्यादा ये तरजीह देते हैं कि ये मेरा लॉयल है कि नहीं है। और खासकर जिन लोगों ने आपको इलेक्शन के दौरान सपोर्ट किया है, तो अब आपको क्विट प्रो करना है, समथिंग फॉर समथिंग, तो उनको वापस से आप कुछ ना कुछ सहूलतें देते हैं। तो यहां पर बहुत सारे जो अनक्वालिफाइड पर्सन है या सूटेबल पर्सन नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर दी जाती है। तो पहला स्पॉइल सिस्टम, भाई ये बहुत खराबी कर रहा है। और दूसरा परेशानी ये कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सोसाइटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, द विजिबल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज ही कैरी ऑन की जा रही हैं। मतलब फिलॉसफिकल वर्क हो रहा है, समाज में किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब हम आगे भी देखेंगे कि विल्सन ये कहते हैं कि भाई 1787 में जब अमेरिकन पॉलिटिकल सोसाइटी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर दिया, लागू कर दिया, तो वैल्यू प्रोमाइसेस तो क्लियर हो गया। तो आपने कह दिया कि ठीक है भाई, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी हो, लोगों को देना है, जैसे मतलब फिलॉसफी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी फैसिलिटीज आपने देनी है। तो अब और ज्यादा फिलोसफिकल वर्क की जरूरत नहीं है। अब आप ये डिसाइड करें कि जो वैल्यू प्रोमाइस आपने क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज की टू इम्प्लीमेंट दोज वैल्यूज इन द सोसाइटी। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी होनी चाहिए। लेकिन आप अभी भी क्या कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल सोसाइटी ये एडमिनिस्ट्रेशन की, एग्जीक्यूटिव की स्टडी ना करके अभी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर ही विचार दर विचार किया जा रहा है। अब ये दो परेशानी थी या फ्रस्ट्रेशन थी, जैसे ये निकलती भी है जब वो एक कोट देते हैं कि भाई इट इज इजी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू रन इट। इसको चलाना मुश्किल है। वो आप बैठ के कुछ भी लिख दें, आप बहुत सारा थॉट लेके, हालांकि वो भी ऐसा कोई आसान काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आप वहां पर डिसाइड करते हैं कैलकुलेटिव मैनर के अंदर बहुत सारी स्टडीज के बाद। लेकिन
अब जब आप वो डिसाइड कर चुके हैं तो उससे भी बड़ा चैलेंज आपके सामने है कि आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर हम बात कर लें, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो फंडामेंटल राइट में डिसाइड तो हो चुकी है वैल्यूज बहुत सारी, इक्वालिटी होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर बैन होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 75 साल बाद भी हम लोग, 73 साल बाद भी हम लोग उन चीजों को इंप्लीमेंट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहां पर विल्सन करेक्ट भी प्रूव होते हैं कि भाई इसको लागू करना एक बड़ा चैलेंज है। तो उसको लागू करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आपको बेहतर ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। तो यहां से ये आती है चीज कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट साइंस होना चाहिए। तो इसी के लिए इन्होंने लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके आगे ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या है, देखिए यहां पर एक जो आगे क्रिटिक पॉइंट भी है कि वुडरो विल्सन ने इस ऐसे के अंदर कोई प्रिंसिपल्स नहीं दिए हैं, कोई थियराइजेशन नहीं किया है। मतलब जब भी हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम थिंकर की थियरी पढ़ते हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स उसने सब्जेक्ट के या किसी इशू के बारे में बताया उनकी स्टडी होती है। यहाँ कोई थियराइजेशन नहीं है, कोई थियरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ऐसे के अंदर सबसे पहले बता रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आखिर नीड क्या है और फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, और इसी नीड को, ये नीड अराइज कैसे हुई है। मतलब ऐसे एक सवाल पूछा गया कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है तो फिर आज तक पढ़ा क्यों नहीं गया है? इतने लंबे टाइम से स्टडीज चल रही हैं, स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो किसी ने सेपरेट नहीं पढ़ा। तो इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि क्या डेवलपमेंट आई हैं जिसकी वजह से नीड अराइज होती है और फिर फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, सिग्निफिकेंस क्या होगा। सो हियर ही कम दैट व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लेट एज अ सब्जेक्ट। बहुत लेट क्यों? अच्छा लेट क्यों? 18 बाद में होगा ना कि 1887 में हम डिसाइड कर देंगे दिस इज द बर्थ ईयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। हमने पीछे जो क्लास इवोल्यूशन की थी उसमें सारा डिस्कस कर लिया था कि वर्क पहले भी हुआ था, लेकिन एज अ डिसिप्लिन यहां पर एस्टैब्लिश हो रहा है। देन अब इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स इन्होंने दिए हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है कि सिंपल स्टेट से कॉम्प्लेक्स स्टेट में एंटर कर जाना। तो जो अर्लीस्ट पीरियड थे, आप पिछली कुछ सेंचुरीज की बात करें, और ये कब बात हो रही है? 1887 में बात हो रही है। जो इससे पहले के 100-200 साल थे, उससे पीछे आप चले जाएं तो स्टेट सिंपल था और पुलिस स्टेट के तौर पर काम कर रहा था। मतलब स्टेट की जो एक्टिविटी थी वो लिमिटेड थी। भाई डिफेंस का ध्यान रखो, टैक्स कलेक्शन कर लो और लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल लीजिए, बस ये लिमिटेड जिम्मेवारियां हुआ करती। कोई वेलफेयरिज्म नहीं आया था, वो चाहे आप किंगशिप के अंदर देख लें, चाहे आप कॉलोनियल रूल के अंदर देख लें। और फिर अगर डिफेंस नहीं तो फिर कुछ एक्सपेंशन पावर हुआ करती थी, वो अपने एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दिया करती थी। तो स्टेट की एक्टिविटी सिंपल थी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, कलेक्शन लिमिटेड सेंस के अंदर थी। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड आपको ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रो नहीं हो सका। लेकिन फिर जब हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो साहब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। यहाँ पर तो वेलफेयरिज्म हावी हो चुका है, यहाँ पर तो फिर आप देख रहे हैं कि न्यू गवर्नमेंट मॉडल आ चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, स्टेट हर फैसिलिटी भी दे रही है, स्टेट कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेट की वजह से जब काम बढ़ गए स्टेट के, तो बढ़े हुए कामों को करने के लिए आपको साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। देन वी कम द सेकंड परस्पेक्ट। सेकंड परस्पेक्ट के अंदर इन्होंने कहा कि एक और वजह मैं बताता हूं। एक ये तरीका हो गया आपको समझाने का कि लेट क्यों है भाई। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है समझाने का कि 3 स्टेजेस हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट की। स्टेट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा देखिए पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल हुआ करता था, और ये तो एस्टैब्लिश ट्रूथ है कि पहले जब मॉडर्न स्टेट्स आए, इनसे पहले किंगशिप्स थी। तो आप चाहे वो यूरोप के अंदर चले जाएं, वो एशिया के अंदर चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, तो आपको चाहे वो कबायली सभ्यता में भी हो तो कोई ना कोई तो वहां पर कोई ट्राइबल चीफ बैठा होगा। फिर बड़े साम्राज्य एंड ऑल दैट थिंग, तो किंगशिप चल रही थी, मोनार्की चल रही थी, वो एब्सोल्यूट रूल हुआ करता था। और एब्सोल्यूट रूल भी जो हुआ करता था वो सिंपल अथॉरिटेरियन स्टेट हुआ करती थी। तो उस दौरान जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुआ, मतलब पॉलिटिकल साइंस की तो 2200 साल का इतिहास है ना, कि तब से पढ़ा जा रहा, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो पॉलिटिकल साइंस ने फोकस किया इस नॉट पॉपुलर रादर एब्सोल्यूट रूल के दौरान के फिलॉसफिकल पार्ट पर हम जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, मतलब समाज में किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए। अगेन वही बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त हो रही थी, भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या सारी शक्तियां किंग के पास हों तो ठीक है। इन चीजों के ऊपर फिलॉसफिकल पार्ट के ऊपर बात हो रही है। सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट रिपब्लिकनिज्म है वो आगे पॉपुलर कंट्रोल के अंदर आएगा। ज्यादातर काम फिलॉसफिकल
फिलोसफिकल एस्पेक्ट की तरफ हो रहा है। नाउ वी कम टू द सेकेंड जो एवोल्यूशन की स्टेज है स्टेट की, वो है स्ट्रगल पीरियड। ये 18th सेंचुरी के अराउंड आएगा। तो यहाँ पर वो ही मोनार्की से जगह लोग तंग आएंगे, तो वो रिपल्स बैक करने की कोशिश करेंगे, छोटे विद्रोह, बड़े विद्रोह, क्रांतियां, ये सब होने लग जाएंगी। तो एक अपहीवल का टाइम आएगा। अब यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट की तरफ लोग बढ़ेंगे, वो कभी स्टैब्लिश होगी कभी नहीं होगी, लेकिन इसी सब के अंदर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पावर, अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, फ्यूडल लॉर्ड से लोगों की तरफ जाना शुरू होगी। मतलब ये वो दौर है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा रशियन रेवोल्यूशन आएगा, पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है। अब ये इस सारे दौर में, अपहीवल के दौर में या स्ट्रगल पीरियड के अंदर भी क्या हो रहा है, मोर फोकस ऑन फिलॉसफी आ गया। मतलब यहां पर पॉलिटिकल साइंस या उसके थिंकर ने और फोकस किया कि नई फिलॉसफीज क्या होनी चाहिए जिससे नए समाज की संरचना की जा सके। तो उसी फिलॉसफिकल एस्पेक्ट को आगे लेके आए। सॉवरेनिटी वगैरह डिसाइड होगी तो अब समाज में क्या होना चाहिए भाई, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, सॉवरन स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सॉवरेनिटी किसके पास होगी, वो राजा के पास होगी या लोगों के पास होगी। इस तरह का फिलॉसफिकल वर्क और इंटेंस हुआ। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन मानते हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज को जो दुनिया भर में उन्होंने फैलाया। सो यहां पर और फिलॉसफिकल वर्क हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की फिर से कोई स्टडी नहीं कर रहा है। देन वी कम टू द स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ये जब सारा स्ट्रगल पीरियड खत्म होता है और सेटलिटी आती है, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर हैं। मतलब वही स्टेज, कॉन्स्टिट्यूशन सेट हो चुका है, वैल्यूज आर सेट। तो अब पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज्यादा फिलोसफिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि उस वक्त तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था, अब थिंकर्स को जरूरत है कि सिट ऑन द टेबल और वही सारे के अब नई वैल्यू क्या हो, अब नई वैल्यू क्या हो, वो ना करके ये जो डिसाइडेड वैल्यूज हैं ये इंप्लीमेंट कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, सोसाइटी में एस्टैब्लिश कैसे करें, इस चीज के ऊपर विचार करें। और वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है। सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है जी, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। जब गवर्नमेंट की ड्यूटी आ चुकी है तो ड्यूटी निभाने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ दे आर राइट बेस्ड सिटीजन। अब लोग जनता से, मतलब लोग प्रजा से सिटीजन बन चुके हैं। प्रजा से सिटीजन तक का सफर तय हो चुका है। अब सिटीजन के तौर पर लोगों को एस्टैब्लिश करना है जिनमें राइट हैं लोगों के। मास्टर सर्वेंट रिलेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात करते हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम में मास्टर वॉज द किंग्स एंड जनता वॉज द सब्जेक्ट, द सर्वेंट। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रोल में तो रिलेशन चेंज हो गया। डेमोक्रेसी में तो आपका जो प्रजा है ये असली मालिक है, और जो आपकी स्टेट है, जो सो कॉल्ड आपको रूल कर रहा है, वो असल में दे आर इनटू द रोल ऑफ सर्वेंट। मास्टर सर्वेंट रिलेशन का चेंज है। भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। 2019 में सबने ट्विटर के पीछे चौकीदार लगा लिया था ना। और ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, हम जाकर देखें तो नेहरू साहब के भी शब्द थे। उन्होंने भी कभी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रथम सेवक बनना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में जो रूलिंग अथॉरिटी होती है असल में ये सेवक के तौर पे होती है और असली मालिक वो जनता है। तो ये जब चेंज हो चुका है, जब स्टेट ड्यूटी सर्व कर रहा है तो सर्व करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस चाहिए, इसकी एक सेपरेट स्टडी चाहिए। देन अब बिग स्टेट है, कॉम्प्लेक्स स्टेट है। बिग स्टेट या कॉम्प्लेक्स स्टेट को चलाने के लिए स्किल, टेक्निक, ये सब रिक्वायरमेंट है। बिग स्टेट का मतलब अब स्टेट के काम बहुत बढ़ चुके हैं। अब स्टेट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस वो मेंटेन करने हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इस तरीके से हो फ्लरिशिंग फॉर इट्स ओन सिटीजन्स, स्टार्टअप्स कराने हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, पीस मैकेनिज्म वो तो साथ में चला ही आ रहा है। अब काम बहुत बढ़ चुके हैं। इन बढ़े हुए कामों के लिए हमें एक नए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंट कैसे हो, इन टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत है। तो यहां पर नीड एस्टैब्लिश करते हैं, थर्ड स्टेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल की आती है। देन इसी को प्रपोज करने के लिए कि देखिए अब आपको ये समझ में आ चुका है कि नीड क्या है, कि आखिर आपको नए साइंस की जरूरत क्या है। तो अब ये प्रपोज करते हैं, अब वो वक्त आ चुका है जो कहलाएगा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी या पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी। डायकॉटमी अलग हो जाना,
किसी एक चीज से दूसरी चीज को निकाल देना, दो राहों का जुदा हो जाना। सो मतलब इन्होंने ये प्रपोज किया कि देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में पढ़ा जाता था, उसी के अंदर समझाता था, अब वक्त आ गया कि उसको पॉलिटिकल साइंस के दामन से निकालकर एक नए सब्जेक्ट के तौर पर एस्टैब्लिश किया जाए। अब प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी की जाए, एक नया सब्जेक्ट बनाया जाए। अब इसी के लिए इन्होंने जो अपने आगे डायकॉटमी के लिए क्या इन्होंने फैक्ट सपोर्ट में दिए, तो एक तो कहा कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर, देन एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर बिजनेस लाइक, लेस अनबिजनेस लाइक, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अवे फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए, सब विल्सन की कोट हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप जानते हैं कि कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो कोट आपको इन वर्बैटिम याद करनी होती हैं। बिल्कुल इन वर्बैटिम ना भी हो तो आप वो इन्वर्टेड कॉमा मत यूज कीजिएगा, ओपन लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू विल्सन, तो वो जो निटी-ग्रिटी मिस्टेक है कोट के अंदर, कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमाज मत यूज कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं तो आपको इन वर्बैटिम लिखना पड़ेगा। तो जब आप पूरी तरह श्योर हो कि कोट मुझे इन वर्बैटिम याद है, तब इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। सो हियर वी कम कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर, और पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन जब है ही नहीं तो पॉलिटिक्स से आप उनके जवाब मांग क्यों रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस प्योर एक्सपर्टीज पे होने चाहिए और प्योर रैशनैलिटी के साथ डिसाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं है, जैसे एक तो रिसेंटली चल रहा है जो आपका सारा ये लॉग जैम रेसलर्स का अभी पीछे चला, और जो WFI के प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर मोलेस्टेशन की जो शिकायतें एंड ऑल दैट थिंग। भाई, अगर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, देयर इज सो कॉल्ड अक्यूज्ड, आई एम नॉट सेइंग, चलिए ठीक है, इसको भी मैं सेफली प्ले कर जाता हूं कि ही इज नॉट अ कन्विक्टेड पर्सन, बट देयर इज एन अक्यूज्ड, पॉक्सो एक्ट है, IPC है, तो रूल ऑफ लॉ तो यही कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होनी चाहिए। भाई सीधी बात है, जो लॉ के अंदर लिखा है, पर्सन को अरेस्ट कीजिए, एविडेंस कलेक्ट कीजिए, कोर्ट में प्रोसिक्यूट कीजिए, अगर गिल्टी है तो सजा पाए, नॉट गिल्टी है तो छूट जाए, सिंपल परस्पेक्ट है, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। लेकिन ये सब मामला उलझा किस वजह से? पॉलिटिक्स। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन से इस इशू का जवाब ना लेकर आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। वो MP हैं, वो कई सीटों पर, कई MLA की सीटों पर, 6 MP की सीटों पर उनका प्रभाव है, तो वो वोट बैंक के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेंगे। चलिए और कुछ देख लेते हैं, सड़क बनना ना बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आमतौर पर आप अपनी स्टेट में देखेंगे कि जिस इलाके से CM होते हैं, आमतौर पर वहां तो सड़कें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मैं सीधा पंजाब का एग्जांपल लूं कि भाई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, चलिए पहले का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तो फिर तो पटियाला के वो फवारा चौक वगैरह के आसपास वो पेरिस ग्रेड की सड़कें होंगी, तो फिर वो उधर लंबी हल्के की तरफ डेवलपमेंट नहीं कराएंगे। और जनाब बादल साहब की सरकार आएगी तो फिर जो लंबी हल्के की सड़कें हैं वहां से पिंडा दी टाणियां ने उत्थे भी पक्की सड़क हो जाएगी। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से पूछिए। जब आप पॉलिटिक्स वाले लोगों से इसका जवाब लेंगे, वो तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करेंगे। एक लेजेंडरी फिल्म आई थी नायक, मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, अनिल कपूर की है, वो काफी हिट फिल्म रही थी। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है यही विल्सन की सारी फिलॉसफी को बयान करने के लिए। वो क्या होता है कि वो बस और वो दंगे वाला सीन, तो बस कंडक्टर है, वो कुछ स्टूडेंट थे, उनसे टिकट लेने ना लेने के ऊपर झगड़ा होता है, स्टूडेंट तोड़फोड़ कर देते, दंगा शुरू हो जाता है। तो उसी वक्त पुलिस के एक बड़े ऑफिसर पहुंचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। अब वो CM को फोन करके कहते हैं कि सर यहाँ पर दंगा हो रहा है और ये सारी चीजें हैं, और आप कहें तो जी 10 मिनट में अभी लाठीचार्ज करूंगा, अभी सब कंट्रोल में आ जाएगा। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग कि ओके, इवन बाय यूज ऑफ फोर्स आई कैन टेक कमांड ऑफ द सिचुएशन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, दंगे को कैसे रोकना है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे बना के रखनी है। पॉइंट 1 वो रोक सकते थे, लेकिन यहीं पर देखिए जब पॉलिटिक्स आती है तो CM साहब क्या रिप्लाई कर रहे हैं, अमरीश पुरी साहब, कि नहीं ये जो कंडक्टर हैं ये किसी खास कम्युनिटी ग्रुप से हैं, मेरा वोट बैंक है, और ये जो दूसरी तरफ स्टूडेंट हैं ये तो भाई जब मेरी रैलियां होती हैं तो भीड़ इकट्ठी करने के काम और मेरे सपोर्ट के काम आते हैं। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर तोड़फोड़ करेंगे, 4 बसें चलाएंगे, थक जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, कोई आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सो यू सी द डिफरेंस कि किस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको पॉलिटिक्स से नहीं लेने चाहिए, ये वुडरो विल्सन प्रपोज कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे आप भी एग्जांपल्स जनरेट करें जहां हम ये गलती करते हैं कि
पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से उस चीज़ों का आंसर लेने की कोशिश करते हैं। SYL मुद्दे के ऊपर विचार कीजिएगा, वाटर मैनेजमेंट, इंटरस्टेट रिवर वाटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन होना चाहिए। भाई रिसोर्स की यूटिलाइजेशन आप कैसे करें जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, तो उसके ऊपर जो भी आपको डिसीजन लेना है कि चाहे स्कैर्स रिसोर्स ही है वाटर, चाहे पंजाब को भी जरूरत है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड अदर फैक्टर तो आप कैसे बांटें, जो भी उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन जब इसी को आप पॉलिटिकल क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, फिर इस पर सियासत होगी। हर 5 साल बाद जब डिफरेंट स्टेट के अंदर इलेक्शन होंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरह से इनकैश करने की कोशिश करती है, एस्टैब्लिश ट्रूथ है। तो इस तरह से ढेरों एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो वुडरो विल्सन के इस कोट का सत्यापन करती है, इसको एस्टैब्लिश करती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोर बिजनेस लाइक है भाई, आप इसको बिजनेस की तरह से ट्रांजैक्ट करें, ये अनबिजनेस लाइक नहीं है। वेस्टेड इंटरेस्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, फिलोसफिकल, वो सब तरीके नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर कोजेंट डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मतलब पॉलिटिशियन तो नहीं कर सकते हैं। एंड देन फर्दर ही सेड हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी कभी भी कर देना जैसा मौके पे ठीक लगा। पहले कानून लागू कर दो, साल भर के अब तो कानून वापस नहीं होंगे, फिर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, राज्यों में कहीं चुनाव आ गए तो पता लगा यार ये तो वोट बैंक का दिक्कत आ जाएगा, तो उठ के माफी मांग लीजिए, कानून वापस ले लीजिए। मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूं। ओके 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 ओके, सो हियर वी नो दिस थिंग कि जो हरी एंड स्ट्राइफ है, किसी भी वक्त आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर लें, ये बेसिकली बाहर है पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस इस तरह से नहीं डील किए जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल इंडिया के अंदर ले लीजिए, ये तो कोर्ट में एस्टैब्लिश हुआ ना, विद इन आवर्स ये डिसीजन मेकिंग की गई है, उसके ऊपर किसका क्या ऑब्जर्वेशन है ये भी अनक्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप हरी एंड स्ट्राइफ में और है ना विम्स एंड फैंसीज पे आप डिसीजन लेते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाई ही कॉल्ड पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी। और इस डायकॉटमी का सीधा जो वो रिजल्ट कहते हैं वो ये होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से बाहर ले आना चाहिए। रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, दैट public administration will be the study of executive, the most visible arm of the state, the most actionable part of the state। हम एग्जीक्यूटिव की स्टडी करेंगे। तो यहां से ये भी मतलब इस सारी डायकॉटमीज है, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली समझना चाहें तो ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव की स्टडी ये बाहर है और हम लोग जो है लेजिस्लेटिव या जुडिशियल इन चीजों की स्टडी नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस अपना देखता रहे। हाँ, एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट नोट कर लें, इन लेटर ईयर राइटिंग्स जो वुडरो विल्सन है उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा डाइल्यूट किया था और उन्होंने कहा था कि जब हम एग्जीक्यूटिव पार्ट की भी स्टडी करेंगे तो ये पूरी तरह से जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता है जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की वजह से। भाई असर तो एक दूसरे के ऊपर पड़ता ही है। तो काफ़ी सारे थिंकर जो हैं वो बाद में वुडरो को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई पहले डायकॉटमी दे दी जो वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन बना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए, और बाद में खुद अपनी ही राइटिंग्स में वो स्टैंड डाइल्यूट कर लिया। शायद जब ये खुद गवर्नर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुंचते हैं तो इनको एहसास होता है कि पूरी तरह से तो अलग किया नहीं जा सकता, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं हो सकती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी इनको बाद में ब्रॉड थिंकर के तौर पर भी हमने एस्टैब्लिश किया पिछली इवोल्यूशन की क्लास के अंदर। अब इस पर क्रिटिसिज्म में ये भी कहा गया था, बहुत सारे उस वक्त थिंकर कहते थे विल्सन डजंट नो हिज माइंड, इसको तो खुद नहीं पता ये क्या कहना चाहता है, ये तो खुद कंफ्यूज्ड पर्सन। तो वो एक क्रिटिक पॉइंट है। ओके, और अच्छा लेटर ईयर में हम देखेंगे भी, हम बाद में एस्टैब्लिश करेंगे दैट दिस डायकॉटमी इज अ आउटवर्न क्रेडो, दिस इज आउट ऑफ फैशन। तो ऐसा बिल्कुल वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, बट हाँ डायकॉटमी उस वक्त उन्होंने क्या प्रपोज किया था ये हमें समझ में आ चुका है। नाउ वी कम दैट ही सेड कंपैरेटिव स्टडी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए क्या करना चाहिए, कंपैरिजनल स्टडी करनी चाहिए। और इसमें इन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस दिया दैट यूएसए वर्सेस यूरोपियन स्टडी, क्योंकि इनकी निगाह में भी क्या था कि यूरोप के अंदर जो मुल्क हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर एस्टैब्लिश्ड है, बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके पास। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग इनका जो सारे ऐसे के अंदर चीज़ें थी, बाकी राइटिंग के अंदर चीज़ें थी, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट किया था। आज के टाइम पे वो उतना सूटेबल नहीं है। इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है बशर्ते मोनार्की के अंदर, क्योंकि मोनार्की में एब्सोल्यूट रूल है, लोग ज़्यादा किंतु परंतु कर नहीं सकते हैं। आप बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर है तो वो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन बना देगा। तो जो
आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर तो 1850s के अंदर ही सिस्टमैटिक स्टडी कराई जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की। कैमरलिज्म आ चुका था जर्मनी के अंदर, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज भी हो रही हैं और उनको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो ये जरूर याद रखें कि जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बिल्डअप हो चुका था, एस्टैब्लिश ट्रूथ है। और इसीलिए वुडरो विल्सन ने कहा कि देखिए यूएसए और यूरोप के सिस्टम को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमें यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अच्छी चीजों को अपना लेना चाहिए। ओके, सो मतलब इवन एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू रन अ वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। हम मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो आपको क्या चाहिए, आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वो जहां से अच्छी चीज मिले वहां से ले लीजिए। लेकिन जब इनका ये प्रपोजल आता है तो अमेरिकन पॉलिटिकल कम्युनिटी के जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो थोड़ा इससे खफा हो जाते हैं। दे वर पैरानॉइड अबाउट यूरोपियन ट्रेडिशंस। और उनका एक कोट ये कि भाई अगर यूरोप की स्टडी करेंगे, वहां से चीजें उठाएंगे, तो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिकनेस है ये खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसको एक पॉल्यूटेंट के तौर पर देखा और इस बात का विरोध किया। ये कंपैरिजन स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वुडरो ने इसका करारा जवाब दिया और इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात, बोरिंग हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। पॉलिटिकल साइंस और अमेरिका के अंदर जो वैल्यूज चलती हैं उनमें से बहुत सारी चीजें आपने यूरोप से बोरो की हुई हैं। पहले तो आपने वकैब ही यूरोप की बोरो की हुई है, और दूसरा ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अंदर है, जो आप प्रचारित करते हैं लोगों में, ये सब भी तो यूरोप से ही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप लोग उठा रहे हैं। क्लियर यहां तक? मतलब ये सब यूरोपियन थॉट्स आप पहले ही ले चुके हैं, बहुत सारी वकैब आप ले चुके हैं, तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। और फिर आते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर कि मैं कब कह रहा हूं यूरोप की हर चीज उठा के अपने यहाँ अप्लाई कर लीजिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेंक दीजिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वो चीजें लेंगे जो हमारे लिए सूटेबल हैं और बेहतर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का। एंड देन ही कोट, एंड द वेरी फेमस कोट जो कई जगह काम आएगी आपको बाकी पेपर के अंदर भी, दैट विल्सन सेड, इफ आई सी अ मर्डरस फेलो शार्पनिंग हिज नाइफ, आई विल टेक द क्राफ्ट ऑफ हिज sharpening the knife, leaving aside the murderous intention। मैं किसी कातिल को चाकू तीखा करते देखूं तो वो चाकू तीखा करने की कला उससे ले लूंगा, वो शायद मेरे कहीं जीवन में काम आएगी, लेकिन हाँ, उसकी जो मर्डरस इंटेंशन है, जो मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, मैं उसी के साथ छोड़ दूंगा। मतलब जो अच्छी चीजें और आपके काम आ सकती हैं वो आप उठा लीजिए, खराब चीजें उठाने की या कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। देन ही ऑल्सो सेड दैट बोरोइंग मस्ट बी फिल्टर्ड थ्रू कल्चरल लेंस। आपकी सोसाइटी में क्या सुटेबल है वो आप लें, एंड द बोरोइंग्स थ्रू कंपैरिजन वी हैव टू पुट वेरियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस अंडर द स्लो फायर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिस्टिल दैट मटीरियल विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीव अपार्ट द फॉरेन गैसेस। आप स्लो आंच पर, क्रिटिसिज्म की स्लो आंच पर उसको परख के देखें, तर्क के आधार पे आप उसको परखें, फिर आप देखें आपके कल्चरल मिलियू में, आपके इकोनॉमिक मिलियू में क्या वो सूटेबल है या नहीं है, और जो भी फॉरेन गैसेज हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगी, बाकी जो बचेगा वो आपके पास है। तो यही सारे कंपैरिजन के थॉट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखने को मिलेंगे। बहुत हद तक अंबेडकर के थॉट इस पर बहुत सिमिलर हैं। जब ये इल्जाम लग रहे थे, आज भी लगते हैं, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, तो हमने कब कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन कर लिया? हमने भी तो ये किया है कि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन, 60 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहे थे, पहला पॉइंट वहां देख लेते हैं, तो फिर दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्सेप्ट लिए। तो अगर अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स भी लिया तो जो राइट अमेरिका के अंदर है वो नहीं हमने बोरो कर लिए, बल्कि हमने अपने कल्चरल लेंस से इस कॉन्सेप्ट को गुजारा और देखा यार हमें किस तरह के राइट्स चाहिए। भाई वहां पर अलग चीजें हैं, हमारे यहाँ अलग माहौल है, तो हमें तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रोकना है। कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन वो अमेरिका वो नहीं जानता, हमारी तो प्रॉब्लम है ना। तो हम अपने कल्चरल मिलियू के अंदर जो सूटेबल है वो चीजें अपने यहाँ लागू करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लागू की गई हैं। और अंबेडकर का वो भी कोड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी वो सजग थे। जैसे अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि देखिए आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कानून बना लीजिए, जितना मर्जी अच्छा संविधान बना लीजिए, अगर चलाने वाले निकम्मे निकले
तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, चलाने वाले बहुत बेहतरीन हुए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अंबेडकर बहुत सजग थे उस दौर के अंदर। तो आप कंपैरिजनल स्टडी ये तो कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ पेपर 2 की भी करते रहे। मैंने पहले ही कहा पेपर 1 में हैवीली पेपर 2 कोट करना है और पेपर 2 के अंदर हैवीली पेपर 1 कोट करना है। तो यहां से इन्होंने कंपैरिजनल स्टडी की शुरुआत की। तो यहां तक हम समझ पा रहे हैं कि विल्सन जो एज ए थिंकर हम पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसकी स्टडी कैसे की जाए इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। थेराइजेशन कोई नहीं है इसके अंदर। देन वी कम द सिविल सर्विस। इसको लेके सीधे सीधे सिंपल उन्होंने पॉइंट दिए हैं कि भाई क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आपको सिविल सर्वेंट की जरूरत है। तो सिविल सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? दैट एक तो टेक्निकली स्कूल्ड सिविल सर्विस होनी चाहिए, ये इंडिस्पेंसिबल है। अब वो सारी जर्नलिस्ट और जो हमारी स्पेशलिस्ट वाली डिबेट है पेपर 2 के अंदर, वो हम देख लेंगे। बट टेक्निकली स्कूल्ड हो, जिस काम के लिए आप सिविल सर्विसेज में बंदे रिक्रूट कर रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। देन वी कम टू सिलेक्शन ऑन मेरिट होना चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं भाई, हम तो खुद उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो मेरिट के आधार पर रिक्रूटमेंट करता है। देन ब्यूरोक्रेसी सब्जेक्टेड टू डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करें लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। ये हम वेबर से भी रिलेट करेंगे जहां पर ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी के पास इतनी ज्यादा पावर होती है और ऊपर से टेक्निकली स्कूल्ड लोग हैं, ऑन मेरिट आए हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट है और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कंपटीशन के थ्रू आ रहे हैं ना सब लोग। तो भाई ये इंस्टीट्यूशन और इसका पर्सनल मिलके आपस में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि बाकी सारे सिस्टम को सबोटाज कर जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए इसको हम फियर ऑफ वेबर भी कहते हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी सब कुछ खत्म करके खुद को ही सर्वे सर्वा ना बना ले। तो इसके लिए जरूरी है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेटिक या पॉपुलर कंट्रोल। तभी आप इंडिया के अंदर देखेंगे चाहे ब्यूरोक्रेसी में कितने भी आप ऊपर पहुंच जाएं, अल्टीमेटली कोई ना कोई मिनिस्टर आपको कंट्रोल कर रहा होता है। कोई ना कोई तो मिनिस्ट्री है जो हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है। देन ही आल्सो सेड दैट कल्चर्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट टू एक्ट विद सेंस एंड विगर। देख तो कल्चर्ड होनी चाहिए, मतलब जो भी आपके देश के अंदर कल्चरल मिलियू है उससे वाकिफ होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। मतलब हर चीज को पूछने से पहले किसी से परमिशन ली जा रही है, या काम दे दिया तो उसके फाइनेंसेस नहीं है, डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, खुद का माइंड अप्लाई कर सकें विद सेंस एंड विगर, इच्छा शक्ति के साथ ये काम करें, एंड येट सो कनेक्टेड विद द पॉपुलर थॉट। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ऑटोक्रेटिक मीन्स की तरफ चले जाएं। तो ये कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट किस तरह की सिविल सर्विस इनको चाहिए। यहां पर भी आप देख रहे हैं किन चीजों से बचा जा रहा है। इन सारे पॉइंट में आप देखेंगे स्पॉइल सिस्टम से बचने की बात कर रहे हैं, जो अपनी मनमर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर लेते हैं, वो ना हो भाई। ऑन मेरिट सिलेक्शन हो, स्पॉइल सिस्टम में कोई मेरिट नहीं है, वहां तो ज्यादा मेरिट क्या है, लॉयल्टी मैटर्स, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा ये सब क्योंकि लॉयल्टी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप एहसान करके आप उसको कोई पोस्ट दे रहे हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, वो आपकी और देखेगा कि हाँ सर डिसीजन मेकिंग करूं या ना करूं। तो इन सारी सिविल सर्विस के कैरेक्टराइजेशन में भी आपको वही दिखेगा कि यार मुझे स्पॉइल सिस्टम खत्म करना है। परेशानी याद है ना विल्सन की क्या थी शुरुआत के अंदर, तो उन दो परेशानियों के हल स्वरूप ये सारा इन्होंने जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। देन वी मूव दैट जस्ट इंफॉर्मेशन के और क्या इनके थॉट्स इवॉल्व हुए हैं आगे। जैसे एक न्यू गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि भाई जो नई सरकार होगी, यही ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच की स्टडी। तो इनका एक और आर्टिकल छपा 1912 में, ठीक प्रेसिडेंट बनने से एक साल पहले, तब ये प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे थे, 1913 में प्रेसिडेंट बनेंगे। द न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की न्यू मीनिंग हम देना चाहते हैं। सो न्यू मीनिंग में इन्होंने पार्टिसिपेशन फॉर ऑल की बात की। मतलब वही वाली बात ना, जैसे इंडिया में नारे लगते हैं ये हमारी सरकार थोड़ी है, तो आपकी सरकार है, सब शामिल हैं सरकार के अंदर। तो he said participation of all in the government to prepare a vision of nation, my idea of India. Then government is a trustee of resource, should administer them efficiently. मतलब सब पार्टिसिपेट करेंगे भाई, तब गवर्नमेंट आगे चल पाएगी। तो सिटीजन मस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट, वो सब हम देखते हैं आज हम कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन। एक एग्जाम्पल कर लें तो स्वच्छ भारत मिशन, भाई स्वच्छ भारत मिशन सरकार चला तो रही है, लेकिन लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना कोई हल नहीं होने वाला है। देन ही ऑल्सो सेड एट दैट टाइम 1912 में गवर्नमेंट की
जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए। सो 1912 में ही सेड फूड सिक्योरिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब ये मैं 1912 के हम यूएस की बात कर रहे हैं कि वहां किस तरह के हालात थे, वहां क्या चीजें लेके आनी है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं चल रही है यहां पर अभी कोई बड़ी। जैसे अगर मैं यहां से हटा दूं, इंडिया को इस वक्त के हालत में रख दूं, फूड सिक्योरिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आज हमारे लिए बड़े चैलेंज है। 1912 में यही चैलेंज अमेरिका के सामने खड़े थे। और जब विल्सन ये सब कुछ लिख रहे हैं तो ये भी याद रखें, द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, इवन द अमेरिकन सोसाइटी, द कंट्री वाज एंटेंगल्ड विद रैम्पेंट करप्शन। तो बहुत सारा करप्शन था, सोसाइटल टेंशंस वहां पर थी। उस सब के दौर में ये चीजें लिखी जा रही हैं। देन वी कम टू फाइनल वर्जन, दैट इवेल्युएशन ऑफ वुडरो विल्सन। मैंने पहले कहा था कोई थियराइजेशन नहीं है, सिर्फ आइडियाज हैं। उनको एस्टैब्लिश करने के लिए ये कुछ कंसेप्ट आपको देते हैं सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। तो फिर वुडरो विल्सन के हम इवैल्यूएशन पार्ट की तरफ जब आते हैं कि कैसे हम इवैल्यूएट करें, तो इसके सीधे सीधे कुछ पॉइंट हैं। जैसे पॉइंट 1, फादर। व्हाई फादर? ही इज कंसीडर्ड फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई फादर क्यों आप कंसीडर करते हैं? यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर योगदान क्या है? एक ऐसे लिख दिया, कुछ आइडियाज बता दिए, तो आपने फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। इनका ऐसे भी देख रहे हैं, कंटेंट में कोई रिचनेस नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा बड़ी, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोई पोस्ट कॉर थ्योरी, कोई कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोई साइंस, PO-CCC, ऐसे किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। कंटेंट में बिल्कुल रिच नहीं है ये पूरा ऐसे, जबकि इससे पहले मार्वलस कंटेंट लिखे जा चुके हैं। हमने पीछे बात की है 3rd सेंचुरी BC में कौटिल्य इंडिया में बैठ के अर्थशास्त्र लिख रहे हैं, और अर्थशास्त्र के सामने अगर कंटेंट की बात करूं तो ऐसे नथिंग, आप एक टेबल पर रख भी नहीं सकते हैं उसको, इतना मैसिव है अर्थशास्त्र। स्टेट क्राफ्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन पर इतनी बात कर रहा है। तो भाई हमारे लिए तो हम तो और प्रपोज करेंगे यार, कौटिल्य को कहो तुम। इससे पीछे आप 5th सेंचुरी BC चाइना में चले जाएं तो कन्फ्यूशियस फिलॉसफी मैसिव वर्क है, तो उसमें भी सोसाइटी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, रिच कंटेंट भी प्रोड्यूस हो चुका था साहब। तो फिर इनको फादर क्यों कहा जाता है? इनके योगदान को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सो देखिए, टू द एंड ऑफ डे मसला ये है कि एक फिलॉसफी भी है साइंसेस के अंदर या स्टडी के अंदर, दैट इट इज नॉट द कंटेंट दैट मैटर्स बट इट इज द इम्पैक्ट दैट मैटर्स। सो बेसिकली क्या हुआ कि इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन्होंने। एक तो पिछले वाले जो थिंकर्स थे वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को अलग स्टडी के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, वो जनरली चीजें लिख रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, नया सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाया जा रहा। हालांकि उनके वर्क में है वो चीज, लेकिन वो समाहित है बाकी चीजों के अंदर। इन्होंने कहा यार एक नया सब्जेक्ट एस्टैब्लिश कीजिए, और इनके वर्क को कहा जाता है ट्रेल ब्लेजिंग इफेक्ट। बाकी थिंकर्स में एक आग लगाना कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचिए। जैसे फ्रैंक जे गुडनाउ है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहलाएंगे, उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और इसके बाद बहुत सारे थिंकर, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी, वो सब पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से बाहर आकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज लिखना शुरू करेंगे। इम्पैक्ट गया, इसके बाद क्लासिकल एरा आ जाएगा, धड़ाधड़ लोग आएंगे, वो गुलिक हों, फेयोल हों, तो इस तरह के बहुत सारे MP फॉलेट मैम हों, ठीक है, तो उस तरह के क्लासिक थिंकर्स आ जाएंगे जो लगातार थ्योरीज लिख रहे होंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश कर देंगे। जो यहाँ से इन्होंने बीज बोया था वो तनावर दरख्त बन जाएगा। इससे पहले के वर्क देखें आप, तो वो इस तरह का एक आपको कॉन्टिन्यूम नहीं दे पाए, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। जो काम कर दिया एक छोटे से ऐसे ने, वो कहते हैं ना कि जहां तलवार काम नहीं आती है वहां पर सुई काम आ जाती है, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये एक वजह है वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने की। हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म, जैसे फादर की बात करें, जैसे हमने कहा कि कुछ थिंकर ने कहा था ही डजंट नो हिज माइंड। इसके अलावा जब इस ऐसे को भी लिख रहे थे, मतलब ये कंटेंट में कितने रिच थे ये भी डाउटफुल है। जब इस ऐसे को लिख रहे थे तो उसके 3 ड्राफ्ट तैयार किए गए थे फाइनल छपने से पहले। तो पहले वाले में तो था नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो पसंद नहीं आया तो इन्होंने एक और ड्राफ्ट उसी ऐसे का तैयार किया जिसको कहा गया आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर फाइनली तीसरे ड्राफ्ट के ऊपर आते हैं जिसमें इन्होंने कहा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप कंटिन्यूअस
चेंज ऑफ थॉट देख रहे हैं खुद विल्सन के माइंड में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो स्वरूप चेंज करते चले जा रहे हैं। दूसरा, डाइकॉटमी के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि वो उन्होंने डाइल्यूट कर लिया था अपना स्टैंड, खुद अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लेटर ईयर्स के अंदर। तो कंटेंशियस है, बट एंड ऑफ द डे देखिए अब आपको ये सेटल करना होगा कि हाँ जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट दैट मैटर्स, तो ही इज राइटली कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अब अक्सर इसका मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात करूं कि क्यों, मतलब पर्सनल मुझे भी ये लगता है, हालांकि मुझे पर्सनल ओपिनियन देनी नहीं चाहिए एज ए टीचर, बट हाँ मुझे भी थोड़ा ये क्वेश्चनेबल तो लगता है कि बहुत सारा अलग थिंकर हैं या हैं बाकी चीज़ें भी जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए डिसिप्लिन स्टैब्लिश करने में अहम योगदान रखा है। लेकिन पर्सनल ओपिनियन लीव अपार्ट, यूपीएससी में क्या लिखना उसके ऊपर फोकस करें तो आपको यही स्टैंड लेना होगा जो हमने अभी डिस्कस किया। एक और गलती ये ना करें कि पेपर में कई बार मैं चेक करते हुए देखता हूँ लिख देते हैं क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसे लिख दिया तो सबको मानना पड़ा एंड ऑल दैट थिंग। एक चीज़ याद रखिएगा, जब इन्होंने वो ऐसे लिखा 1887 में तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे, ये तो बाद में जाके बने हैं। तो उस वक्त तो ये ब्रायन मावर कॉलेज फॉर वुमेन वहां पर पढ़ा रहे थे, एज ए टीचर इन्होंने वो लिखा है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो कह दिया वो लागू होगा। हाँ बाद में बने हैं ये प्रेसिडेंट, हाँ इस बात पे मैं सहमत सोचता हूँ कि बाद में जब प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आते हैं तो इन्होंने इस आइडिया को और प्रमोट किया, ठीक है वो हम मान सकते हैं, बट जस्ट के अमेरिकन प्रेसिडेंट के कह देने से हो गया, ये थ्योरी गलत है। ये पेपर में बिल्कुल मत लिखिएगा, इस तरह की फंडामेंटल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, तभी वो सारा हमने वक्त की स्टडी की एंड ऑल दैट, ठीक है। पहली ये चीज हो गई है एवेल्युएशन के तौर पर, तो ठीक है हम एस्टैब्लिश कर देंगे। दूसरा हम आ जाएं तो इनको कहा जाता है रिफॉर्मिस्ट। सीधा सा है, देखिए भाई इन के सारे एस्से की जो जीस्ट है वो रिफॉर्म के ऊपर टिकी है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, इनको पसंद नहीं है, स्पॉइल सिस्टम पसंद नहीं है, और दूसरा सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलोसफिकल वर्क कर रहे हैं, वैल्यूज की तलाश कर रहे हैं, वो नहीं, इनको रियल एग्जीक्यूटिव स्टडी चाहिए। तो ये बेसिकली अमेरिका में रिफॉर्म लाने के लिए ऐसे लिखा गया था। तो ही इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट रिफॉर्मिस्ट एंड देन ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट कंपैरेटिस्ट, कंपैरेटिव स्टडी करने वाले। देखिए इसके ऊपर भी डिबेट, देखिए हर सब्जेक्ट में डिबेट्स बहुत होती हैं, आप ये बार बार मत कहिएगा कि डिबेट्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि डिबेट है तो मैं एंड में आपको एक सेटलिटी पर भी लेके आता हूँ कि हमें स्टैंड लेना है। इसके ऊपर डिबेट ये है कि कई थिंकर ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी ये तो 1950 में जाकर आई है, तब ज्यादा इसके ऊपर वर्क हुआ है, एंड द रिचेस्ट वर्क दैट इज डन बाय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, जिसमें वो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी और उसके अंदर कैसी ब्यूरोक्रेसी, वो सारा कुछ आपको थ्योरी वाइज देंगे। तो बहुत सारे लोग मानते हैं यार इसका तो ओरिजिन ही 1950 में हुआ, तो इनको आप कंपैरेटिव क्यों कह रहे हैं। लेकिन इनको क्रेडिट इसलिए दिया जाता है कंपैरेटिव स्टडी का, क्योंकि इससे पहले आपने देखा इन्होंने ये भी आइडिया जर्मिनेट किया था, और सिर्फ आइडिया नहीं दिया था, उसके पीछे अपनी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग भी बताई थी कि आपको यूएसए और यूरोपियन मॉडल्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की स्टडी करनी चाहिए, और उससे जो रिजल्ट हासिल होते हैं वो आपको अपने यहाँ पर लागू करने चाहिए, कंटेक्स्ट ब्लाइंड ना होकर, बल्कि अपने कल्चरल लेंस के थ्रू किसी भी चीज को परखने के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यहाँ पर आप लागू करें। तो आप कंपैरेटिविस्ट के तौर पर ही जाना जाता है कि अर्ली जिन्होंने बात की कंपैरेटिव स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये सब चीज़ें हमें आगे बहुत काम में आने वाली हैं, जैसे हम ये सब कोट करेंगे, जैसे हम इंडियन गवर्नेंस की बात करें तो हम अक्सर ये एग्जांपल देने लग जाते हैं ना कि जी यूएस में तो ऐसे होता है, हम भी ऐसे करेंगे। हम अपने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करने लग जाते हैं तो हम कई बार कहते हैं सीधा जो अमेरिकन सिस्टम है कि वहाँ पर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वो अपॉइंटमेंट करती है, तो वही सिस्टम हम यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिएगा, इन सारी चीज़ों को याद रखिए कि कंपैरेटिव स्टडी कोट करने के लिए एग्जाम में भी अच्छी है, बेनिफिट एग्जाम में भी हो सकता है, कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड। एंड द लास्ट पॉइंट ऑन इवैल्यूएशन दैट इज टू ब्रिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट फोरा। इन सब आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने कहा था कि देखिए ये तो रिजल्ट है, ये जो सब पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई चल रही थी कि पिछले 2200 सालों से जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की जा रही है उसका फ्रूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। And he declares, now we are having what we didn't have in last 2000 years. That is a science of administration called public administration. तो public administration को फोरा पर लाने के लिए, establish करने के लिए जो लड़ाई शुरू की है उसके लिए इनको क्रेडिट किया जाता है, और हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो पॉइंट और अगेंस्ट पॉइंट दोनों तैयार
कर ही चुके हैं। तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ना कि वुडरो विल्सन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए इसके सपोर्ट में या इसके खिलाफ। सो दिस इज ओवरऑल द वुडरो विल्सन। अब इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं जो हमने डिस्कस किया है, एक इनका इंट्रोडक्शन के पॉइंट उठाएंगे, दूसरा इनका सबसे पहले परेशानी क्या थी इनको स्पॉइल सिस्टम, और दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस फिलोसफिकल वर्क कर रहा था, और फिर इन्होंने जो एस्टैब्लिश किया है कि लेट स्टडी क्यों, आखिर सब्जेक्ट है तो अब तक किसी ने क्यों नहीं पढ़ा, तुम ही नए हो, तुम्हें ही ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ हमें ही हुआ है, पता सबको था पहले भी ये होना चाहिए, लेकिन किन वजहों से ये नहीं हो पाया, तो अब टाइम आया है। जैसे सरदार मनमोहन सिंह साहब ने जो एलपीजी रिफॉर्म का बजट था उसको पेश करते हुए कहा था ना कि नो फोर्स ऑन द प्लैनेट अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया विच टाइम हैज कम। उस आइडिया का जिसका टाइम आ चुका है उसको कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो अब टाइम आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करने का। तो वो सारी वजह आपको याद रखनी है। फिर आपको जो कंपैरिजनल स्टडी की बात है वो याद करनी है, रिफॉर्मिस्ट वाला पॉइंट, और फिर जो सिविल सर्विस के ऊपर कुछ इनके लिमिटेड पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखेंगे, सारा का सारा थिंकर क्लियर हो जाएगा। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।